शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। रामानुजन के जी के बारे में ये सवाल है। आप अगर गूगल पर जाओगे और सर्च करोगे तो आपको विकिपीडिया में उनकी जानकारी मिल जाएगी, बाकी भी कई जगह जानकारी मिल जाएगी। रामानुजन का एजुकेशन कम हुआ था, लेकिन वो एजुकेट हुए थे, गणित जानते थे। गणित उनके एजुकेशन का शुरुआत का हिस्सा था। कुछ लोग थोड़े से ज्ञान के आधार पर बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहले रामानुजन के बारे में तो ये डेफिनेटली कहा जाता है कि उन्होंने ऐसे कई प्रॉब्लम सॉल्व किए कि जो आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किए थे। तो ये तो ट्रिक नहीं हो सकती है। उन्होंने नई नई चीजें मैथमेटिक्स के क्षेत्र के लोगों के सामने लाई, उसको मान्यता भी मिली। तो एक बहुत विद्वान गृहस्थ थे, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में पढ़ाई नहीं कर पाए और उनको, जिसको हम डिग्री कहते हैं, वो डिग्री न होने के कारण उनको काफी दिक्कतें भी आगे आई। आगे जो उनका प्रवास हुआ उसमें ये सब बातें होने के बावजूद ये संभव कि एक आधा आदमी प्रतिभाशाली होता है और उसके बेसिक्स के आधार पर वो बहुत कुछ चीजें खुद के अभ्यास के आधार पर डेवलप करता है। लेकिन रामानुजन ने कहा कि देवी के कारण, देवी की कृपा मुझ पर होने के कारण मैं ये सब कर पाता हूं। ये उनका श्रद्धा का विषय हो सकता है। मैंने लता मंगेशकर जी का नाम लिया था आपके सामने। लता मंगेशकर जी भी कई बार कहती है कि ये मुझे देवी की कृपा से आता है, ये देवी की कृपा है, मंगेशी की कृपा है। मंगेशी उनकी देवी, परंपरागत उनके कुटुंब की देवी। ये विनय से कहना हुआ। अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन भी अपने सभी चीजों का क्रेडिट देते वक्त भगवान की कृपा ये शब्द का उपयोग करते हैं। मुझे बहुत गुस्सा भी आता है उस बात, क्योंकि अमिताभ से अपेक्षा नहीं है। लता मंगेशकर जी का ठीक है, उसी परंपरा से आई है, संगीत की परंपरा है, बचपन से उसी ढंग से आई है। अमिताभ जैसी पढ़ी लिखी नहीं है, तो लता जी का कहना स्वाभाविक लगता है या फिर ठीक है, उनकी मर्यादा है। लेकिन अमिताभ जैसे पूरी दुनिया के जिसे समझ है, उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अमिताभ के बारे में मैंने बहुत स्टोरीज लिखी है। मनोहर में जब मैं काम कर रहा था 1980 टू 82, तब अमिताभ बच्चन वन मैन इंडस्ट्री थे और पत्रकारों से नहीं मिलते थे। उन पर मैंने 2-3 कवर स्टोरी यानी मुख पृष्ठ पर जो स्टोरी होती है, बड़ी होती है, लिखी थी। मेरे प्रिय आर्टिस्ट रहे हैं, लेकिन उनका ये हिस्सा मुझे पसंद नहीं। वो बहुत मेहनत लेते हैं। आप किसी भी उनके साथ काम करने वाले कलाकार से पूछिए कि इतना बड़ा आर्टिस्ट होने के बाद भी आज भी वो बहुत मेहनत लेते हैं। सेम बात लता मंगेशकर जी की। लता मंगेशकर जी भी बहुत बचपन से रियाज करते आई है, आज भी करते आई है, और ये मेहनत के बारे में वो बताती है। तो ये उनके श्रद्धा का हिस्सा है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मुझ में जो कुछ है वो भगवान की कृपा से है और उसको विनय मानते हैं, लेकिन उस कारण लोगों के तक गलत मैसेज जाता है, इसकी उनको चिंता नहीं होती, क्योंकि वो मैसेज गलत है ऐसा उनको लगता नहीं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि लता मंगेशकर, अमिताभ जैसे मेहनती, मेहनत से अपनी कला में निखार लाने वाले लेकिन प्रतिभाशाली व्यक्ति
वही बात रामानुजन जी के बारे में हुई। विकिपीडिया में स्पष्ट लिखा है कि वो कहते थे, यानी विकिपीडिया को ये मान्य नहीं है कि रामानुजन को ये सब प्राप्त हुआ, वो देवी की कृपा से प्राप्त हुआ। वे कहते थे कि मुझे देवी की कृपा से प्राप्त हुआ। तो कुछ लोग बहुत ही श्रद्धावान होते हैं, उनकी ये समझ होती है। अपने सचिन तेंदुलकर जी की भी बात लीजिए ना। मैं क्रिकेट कभी देखता नहीं था, मुझे क्रिकेट के बारे में काफी गुस्सा भी था। मैं पहले क्रिकेट खेलता था मेरे कॉलेज के जीवन में, लेकिन बास्केटबॉल खेलने लग गया। बास्केटबॉल में मेरे कॉलेज का मैं कैप्टन भी था, और सभी की सभी कॉलेज का जो मर्यादित बजट था वो सब क्रिकेट खा जाता था, और बाकी सभी खेलों पर बहुत अन्याय होता था, जो पूरे देश में हो रहा है। और क्रिकेट दिन भर खेलो तो भी जितना व्यायाम नहीं होगा, उससे ज्यादा व्यायाम तो बाकी गेम में होता है। तो इसलिए भारत की सेहत और अच्छी रहनी है। हमारे जमाने में तो हर बच्चा खेलता था, आज जैसा नहीं है। आज काफी बच्चों को खेलना उनके जीवन का हिस्सा ही नहीं है। मेरे समय में 1960s 70s में खेलना, हर व्यक्ति हर बच्चा खेलता ही था कंपल्सरी, कुछ भी खेले, चाहे मैदान हो ना हो, लेकिन शाम को वो खेलने के लिए बाहर आएगा। तो खेलना तंदुरुस्ती का और सेहत का हिस्सा भी है। इसलिए मुझे क्रिकेट के बारे में गुस्सा था, ये कौन टिक 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 दिखते बैठे इतना समय। तो मैं कभी टीवी वगैरह पर देखता नहीं था क्रिकेट। नागपुर में एक जागृत मंदिर में सचिन तेंदुलकर आए दर्शन के लिए, क्योंकि तब वो 90s में आउट हो जाते थे, सेंचुरी नहीं कर पाते थे, और उसका काफी चर्चा हुई, पूरे देश में चर्चा हुई, नागपुर में तो बहुत चर्चा हुई। तब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया, और लगातार 10-12 मैच में वो कभी सेंचुरी नहीं कर पाए। यानी वो जागृत मंदिर में जाने के बाद में पुजारी ने उनको जो आशीर्वाद दिया, उसके बाद वो बिल्कुल सेंचुरी कर पाएंगे। 10-12 गेम तो भी वो सेंचुरी नहीं कर पाए। तो सचिन भी काफी अंधविश्वासी है, लेकिन बहुत मेहनती। उसके गुरु कहते हैं, बाकी सब साथी कहते हैं कि कितना मेहनती है। तो कुछ लोग विचारों से थोड़े अंधविश्वासी होते हैं या फिर श्रद्धावान होते हैं, इसलिए वो ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन रामानुजन ने गणित का अभ्यास करने की पूरी संभावना है। पुराने जमाने की बात है, रामानुजन का काल बहुत पहले का है, आज जैसे आधुनिक जीवन में नहीं थे वे। उस जमाने में शायद ये बातें उनको ऐसा कहना उनके टोटल जीवन का, उनके संस्कारों का एक हिस्सा रहा होगा। लेकिन ऐसा अपने आप किसी को आता है, इस पर विश्वास हमने नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग एक चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, लगातार सोचते हैं, नींद में या किसी तंद्री की अवस्था में, मेडिटेशन की अवस्था में कुछ चीजें उनको एकदम से याद आती है, पता चलता है, और उनको लगता है कि भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। गांधी जी को भी लगता था कि भगवान की आवाज, वो बोलते थे कि भगवान की आवाज, ईश्वर की आवाज। तो मैंने नारायण देसाई, जो उनके साथ बचपन से रहे हैं, यानी नारायण देसाई के बचपन से रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछा था। तो बोले नहीं, गांधी जी को सही में लगता था कि अंदर से आवाज आ रही, वो भगवान की आवाज आ रही। तो ऐसी श्रद्धा किसी की हो सकती है, ऐसा उनको फील हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ज्यादा होशियार होते हैं, जिनको हम सही माने में कहेंगे प्रतिभाशाली होते हैं, इसके बारे में तो डाउट नहीं है। लेकिन उनको अपने आप कुछ नहीं आता है, उसके पीछे मेहनत होती है। वो रामानुजन के पीछे भी थी, इतना तो हम डेफिनेटली देख सकते हैं। मुझे लगता है रामानुजन आज के जमाने के नहीं है, इसलिए उनके बारे में बोलकर कोई ज्यादा ठोस आधार पर बोलने के लिए हमारे पास अवसर नहीं है। जैसे शकुंतला के बारे में बोलने के लिए हमारे पास अवसर है, उनके YouTube के वीडियोस उपलब्ध है, ये उपलब्ध है, वो उपलब्ध है, तो हम बोल सकते हैं। वैसे बोलने के लिए कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने ठगी का कुछ काम नहीं किया। भगवान के द्वारा मुझे प्राप्त होता है, इसका आभास निर्माण कर कोई मान्यता उनको नहीं मिली है, इसलिए
उनका नाम एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ कर होना चाहिए। उतना कंट्रीब्यूशन तो उनका डेफिनेटली है। नेक्स्ट सवाल। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी सत्य साई बाबा के दर्शन करने जाते थे, तो इसके पीछे उनकी केवल आध्यात्मिक सोच थी या अंधश्रद्धाएं थी? और अगर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट भी ऐसे बाबाओं के चंगुल में फंस सकते हैं, तो विद्या बालन जी को तो शायद पता नहीं होगा शकुंतला देवी के बारे में, क्या ऐसा हम सोच सकते हैं? आजाद रणवी, नवापुर से। सवाल तो आपने सुना है। एपीजे अब्दुल कलाम ये जब राष्ट्रपति बने तो मेरे जैसे वैज्ञानिक सोच रखने का और वैज्ञानिक सोच का फैलाव करने वाले व्यक्ति को बहुत आनंद हुआ कि चलो इतना बड़ा साइंटिस्ट राष्ट्रपति बना। लेकिन जैसे ही उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की, पहला काम उन्होंने किया, हमारे भारत सरकार का एयरफोर्स का जो राष्ट्रपति के लिए उपलब्ध होता है एरोप्लेन, वो एरोप्लेन लेकर, यानी भारत सरकार के पैसों से एरोप्लेन लेकर वो सीधा उड़े जो पुट्टपार्थी पर सत्य साई बाबा का आशीर्वाद लेने के। और सत्य साई बाबा कौन? जादूगर, जो मैजिकल ट्रिक्स करते हैं, लोगों को ठगते हैं। बहुत बुरा लगा, लेकिन हमारे देश की ये स्थिति है। नरसिंह राव विद्वान गृहस्थ थे, देश के प्रधानमंत्री थे, वे भी सत्य साई बाबा के भक्त। अटल बिहारी वाजपेयी आदरणीय व्यक्ति, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो भी सत्य साई बाबा के भक्त, यानी भक्त है नहीं है, कम से कम दर्शन को तो गए थे, प्रधानमंत्री होते हुए गए थे। शंकरराव जी चौहान बहुत विद्वान गृहस्थ, मेरे पिताजी के भी अच्छे मित्र रहे हैं, मेरी भी थोड़ी बहुत पहचान उनसे रही है। गोल्ड मेडलिस्ट है लॉ के, बहुत अच्छे शासक कर माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में उनका काफी नाम है, लेकिन बहुत अंधविश्वास। उनके करीबन 4 बाबा मैंने एक्सपोज किए। शकुंतला देवी केस में भी उनका ही नाम आया। तो ये हमारे देश की वास्तविकता है। हमारे देश में बचपन से हमको सिखाया जाता है कि ये धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र है वो अलग है, ये विज्ञान अलग है। विज्ञान जहां खत्म होता है वहीं से आध्यात्म शुरू होता है, वहीं से धार्मिक क्षेत्र शुरू होता है। इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में जो तार्किक सोच हम उपयोग में लाते हैं, वो तार्किक सोच विज्ञान तक ही मर्यादित करते हैं, हमारे लैब तक ही मर्यादित करते हैं। वो सोच हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में हम कभी उपयोग में नहीं लाते। और इसलिए ऐसे अवैज्ञानिक वाक्य, जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है, वगैरह वगैरह ऐसी बातों को हम पैदा करते हैं और अपने आप को ठगते रहते हैं। तो ये उसका परिणाम रहा है। तो नेचुरली हम में से काफी अच्छी सोच वाले लोग बहुत अंधविश्वासी होते हैं। विनोद दुआ जी के साथ में चक्रव्यूह में हमने एक कार्यक्रम किया। बहुत शुरुआत की बात है, पहला टीवी जी आया था, यानी पहला स्वतंत्र टीवी भारत सरकार के अलावा आया था, तब की बात है। चक्रव्यूह नाम का रेगुलर उनका कार्यक्रम चलता था। जगजीत उप्पल नाम के एक बड़े ज्योतिषी जो टीवी पर ज्योतिष कथन करते थे, वो उसमें थे। मैं था, विनोद जी दुआ थे। विनोद जी दुआ तो कार्यक्रम ही हैंडल कर रहे थे, और साथ में मुंबई के नेहरू प्लेनेटोरियम के डायरेक्टर थे। ये साइंटिफिक पोस्ट मानी जाती है, ऊंचे दर्जे के साइंटिस्ट को ही वो पोस्ट मिलती है। और वो पूरे प्रोग्राम में विनोद जी दुआ ने उस डायरेक्टर की बहुत मजा ली थी।
शुरुआत में उन्होंने ऐसी शुरुआत की जैसे शकुंतला देवी करती है कि मैं पुजारी की बेटी हूँ, इस परंपरा से हूँ। तो उन्होंने शुरुआत की मैं पुजारी का बेटा हूँ, ज्योतिष परंपरा से हूँ। और नेहरू प्लेनेटोरियम जो खगोल शास्त्र की पोस्ट है, एस्ट्रोनॉमी की पोस्ट है, उसके डायरेक्टर हैं। तो विनोद दुआ ने ये शुभ मुहूर्त वगैरह विनोद दुआ तो मानते नहीं, लेकिन ये शुभ मुहूर्त आज के कार्यक्रम का करने के लिए नेहरू प्लेनेटोरियम के जो डायरेक्टर है, जो भारत में 4 नंबर की वैज्ञानिक पोस्ट मानी जाती है, उसके वैज्ञानिक नारियल फोड़कर आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, ऐसा उद्घाटन शुरू हुआ था। और फिर आगे बहुत मजा आई। वो जब कहने लग गए नेहरू प्लेनेटोरियम के डायरेक्टर ये राहु केतु होते हैं, तो मुझे उनको समझाना पड़ा कि भाई आप यहाँ पुजारी के बेटे कर नहीं हो, एक खगोल शास्त्री कर हो, भारत सरकार के खगोल शास्त्री कर इस प्रोग्राम में। ये एस्ट्रोनॉमी के ज्ञान के अनुसार राहु केतु नाम के कोई ग्रह है क्या और कहाँ है, ये जानकारी दो। नहीं, एस्ट्रोनॉमी के अनुसार तो नहीं होते राहु केतु, ये उनको कहना पड़ा। तो हमारे वैज्ञानिक ऐसे आधे अधूरे होते हैं। ये तार्किक दृष्टि से विचार हर क्षेत्र में करना चाहिए, ये संस्कार हमको नहीं मिलता और इसके हम में से काफी लोग बलि चढ़ जाते हैं। मैं भी एक जमाने में इसका बलि था, तो उस कारण ये सब होता है। अब रहा सवाल विद्या बालन। विद्या बालन जी के विचारधारा क्या है मुझे मालूम। जैसे मुझे पहले अमिताभ बच्चन के बारे में मैंने बहुत लिखा, 3-4 स्टोरीज पहले उनके बारे में ली थी, 3 में उसमें से कवर स्टोरीज थी। तब भी मुझे उनके विचारों के बारे में इतना पता नहीं था। डॉक्टर श्रीराम लागू ये हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, मेरे संगठन के साथ भी जुड़े हुए थे, मेरे काम में भी काफी मदद करते थे। उनका जादूगर नाम का पिक्चर आया था अमिताभ बच्चन का, और ये जादूगर नाम के पिक्चर में जादूगरी एक्सपोज की थी जो डायरेक्टली सत्य साई बाबा से रिलेटेड थी। यानी हम उसको सत्य साई बाबा को एक्सपोज करने के तरीके से देख सकते थे। तो जादूगर पिक्चर आने के बाद में मुझे बहुत उत्साह आया और मैंने डॉक्टर श्रीराम लागू से बोला। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ में कुछ सिनेमा में काम किया था, उनके पिताजी का भी रोल किया था। अमिताभ बच्चन, डॉक्टर श्रीराम लागू बहुत बड़े नट सम्राट है, बहुत अच्छे एक्टर है, मराठी के तो नट सम्राट कहते हैं उनको। तो उनके साथ में उनके अच्छे संबंध भी थे। मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन ने ये जादूगर नाम की पिक्चर निकाली, बहुत अच्छा काम किया, उनको अपन ने इस काम में थोड़ा खींचना चाहिए। तब डॉक्टर श्रीराम लागू ने इसी नजर से मेरे तरफ देखा कि क्या गधेपन की बात कर रहा है। ये पहली प्रतिक्रिया उनकी मेरे समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों कर रहे हो। अमिताभ के बारे में कुछ बुरा भला उन्होंने कुछ कहा नहीं। जब भी मैं किसी और आर्टिस्ट के बारे में बात करता था, बड़े उत्साह से वो मैं खुद करूं फोन कि तुम जाते हो वगैरह ऐसी बात करते थे। अमिताभ के बारे में उन्होंने की नहीं, क्योंकि बाद में अमिताभ के कई अंधविश्वास बड़े पैमाने पर बाहर आए। उन्होंने अपने बहू की शादी करते वक्त, यानी ऐश्वर्या राय की शादी करते वक्त, वो मंगली होने के कारण ऐश्वर्या राय की पहली शादी एक पेड़ के साथ की। पेड़ के साथ शादी होने के बाद में अभिषेक बच्चन के साथ में उसकी शादी। अब अभिषेक बच्चन के साथ की शादी लीगल माननी है नहीं माननी है, ये प्रॉब्लम खड़ा होता है। क्योंकि अगर पहली अधिकृत शादी पेड़ के साथ में हुई है तो पेड़ ने तो इनको तलाक दिया नहीं होगा, पेड़ तो तलाक के लिए साइन नहीं करेगा। तो फिर दूसरी शादी कैसी क्या अभिषेक बच्चन के साथ की, ये सवाल खड़ा हो सकता है। तो यहां तक के अंधविश्वास उनमें है। विद्या बालन जी के बारे में नहीं कह सकता हूं कि उनके अंधविश्वास है नहीं है, वो सही में गॉड गिफ्ट मानती है। लेकिन उनके प्रेजेंस में ये 2 डेमो बताए गए, एक गाने में है और दूसरा वो खुद अपनी बच्ची यानी सानिया मल्होत्रा से करवा लेती है। तो ये डेमो करते वक्त तो ध्यान में आया होगा कि ये कोई टेक्निक है।
ये टेक्निक के आधार पर कहती है। और शकुंतला देवी ये जो कह रही है कि इट्स अ गॉड गिफ्ट, मुझे अपने आप आया, क्योंकि ये चंद्रशेखर के इंटरव्यू में भी, ये शान चंद्रशेखर के इंटरव्यू में भी उनको पूछा गया कि ये सब कैसे तुमको आया, कब से आया, कब से तुमको सिखाया गया। तो मैं 3.5 साल की थी तब से मुझे अपने आप आना शुरू हुआ। यही शकुंतला देवी बताती है अपने वास्तविक जीवन में भी और सिनेमा में भी। इसलिए विद्या बालन जी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कहना बड़ा कठिन है, या फिर खुद उनके अंधविश्वास हो सकते हैं। कलाकारों में अंधविश्वासी होने का प्रमाण बहुत ज्यादा है, या फिर उनको ये सलाह दी गई होगी कि ये ऐसा बताएंगे तो ही पिक्चर को बहुत महत्व प्राप्त होगा, नहीं तो फिर वो ऑर्डिनरी बन जाएगा, पिक्चर एक ऑर्डिनरी जीवनी बन जाएगी। पता नहीं है सच्चाई क्या है, सच्चाई तो उनकी तरफ से बाहर आनी चाहिए कि वो ये ठगी का हिस्सा कैसे बने। हो सकता है कि उनको पता ना, कई बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं होता है और जाने अनजाने में हम इसका हिस्सा बन जाते हैं, तो इसलिए ये हो सकता है ऐसा मानकर हम चले। वैसे भी कोई कलाकार पर ये जिम्मेदारी तो है नहीं कि वो लोगों का प्रबोधन करे, लोगों के हित का ही विचार करे। ये तो जिम्मेदारी उन पर है, ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। जो ऐसी जिम्मेदारी मानकर अपने जीवन में जीते हैं उनकी हम तारीफ करेंगे, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है ऐसा हम कहना, कंपलसरी कहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन हर व्यक्ति पर ये जिम्मेदारी होती है कि एक नागरिक कर उसने देश के बारे में, समाज के बारे में, समाज के हित के बारे में सोचना चाहिए और कम से कम ठगी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो इसके बारे में वे सोचे। अब मैं छोटा आदमी हूं, उन तक ये बात कब पहुंचती है नहीं पहुंचती है, उनके लिए ये बात का कितना महत्व है, ये मुझे पता नहीं है। मैं अपना काम अपनी ईमानदारी से कर रहा हूं। अब वो उनका क्या है वे खुद जवाब देंगे, तभी हमें पता चलेगा। नेक्स्ट। ये जो शकुंतला देवी पर फिल्म आई है उसके कारण लोगों में या समाज पर बुरा परिणाम हो सकता है, तो क्या ऐसे फिल्म पर बैन होना चाहिए या इस फिल्म को रोकने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? क्या किया जा सकता है? नीलेश मिसाळ और संगीता शेळके, इनके सवाल है। सवाल तो आपने सुना है। ये फिल्म के जरिए लोगों पर एक बुरा असर हो सकता है, ऐसा कहना ज्यादा उचित नहीं होगा। गलत असर हो सकता है, इतना डेफिनेटली। क्या गलत असर हो सकता है? जो टेक्निक्स का उपयोग कर छात्रों के मन का, इस देश के छात्रों के, बच्चों के मन का गणित का डर भगाया जा सकता है, गणित उनके खेलने का विषय बनाया जा सकता है, गणित उनके इंटरेस्ट का विषय बनाया जा सकता है, जिसका फायदा पूरे देश के एजुकेशन को मिलेगा, पूरे भारत को मिलेगा आगे चलकर, क्योंकि ये आगे की पीढ़ी होती है। इतना सुंदर विषय उन्होंने मैजिक ट्रिक्स में गंवा दिया और एक बुआबाजी में गॉड गिफ्ट कर उसमें लपेट दिया। ये बुरी बात, ये गलत बात, उतनी ही बात मुझे लोगों तक उजागर करनी। और मेरा काम आज का सोशल मीडिया ऑलरेडी कर रहा है। आज के पहले, ये पिक्चर आने के पहले शकुंतला देवी डिकोडेड वगैरह इस ढंग के वीडियोस आपने कभी देखे नहीं होंगे। यानी जो लोग वैदिक मैथमेटिक्स के नाम पर ये टेक्निक सीख रहे थे, अब किस नाम पर सीख रहे हैं, ट्रिचनबर्ग का ही नाम लेना चाहिए, ये मेरा कोई आग्रह नहीं, लेकिन झूठ भी नहीं होना चाहिए, ये भी मेरा आग्रह होता है। तो ये जो अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग जगह पर सिखाए जा रहे हैं, आपको सोशल मीडिया में कई जगह पर ये टेक्निक्स मिलते हैं, उसके एड्स मिलती है, उसकी जाहिरात मिलती है, वीडियोस भी मिलते हैं, यूट्यूब पर भी मिलते हैं, बाकी भी इंटरनेट पर आपको जानकारी मिलती है,
तो ये सब बाहर आ रहा ना, तो ये अच्छी बात है। देखिए, चमत्कार को खत्म करने का एक ही तरीका होता है, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा सही ज्ञान पहुंचाना उस विषय के बारे में। इसलिए मैंने आपको ट्रेचनबर्ग का केवल किताब नहीं बताया, उसकी कुछ ट्रिक्स भी आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो इसलिए बताई। हालांकि इसको ट्रिक्स कहने के बजाय इसको फॉर्मूलाज कहेंगे, ये ज्यादा एक्यूरेट शब्द होगा कि आसान फॉर्मूलाज है जिसको आपने एक बार समझ लिए तो आसान तरीके से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो ये इस तरफ तो हमारा ध्यान खींचा गया है सबका, और ये अब बहुत बड़े पैमाने पर आएगा बाहर सब। अब रहा सवाल इस पिक्चर पर बैन करना चाहिए क्या, मुझे नहीं लगता है। मैं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य को बहुत महत्व देता हूं। जैसा मुझे साइंटिफिक बातें कहने का अधिकार है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये अधिकार मुझे दिया, वैसे ही भी जिनको जो लगता है वो कहने का अधिकार दिया है। पिक्चर के जरिए तो कोई ठगी नहीं हो रही। हाँ, आज शकुंतला देवी जिंदा होती, फिर उनका कोई डेमो होता ये पिक्चर के बाद, और पिक्चर के कारण उस डेमो को बहुत महत्व आया है, ऐसी स्थिति होती, वहां विद्या बालन वगैरह हाजिर है और उनके सामने शकुंतला देवी डेमो कर रही है, तो वहां मैं अपने प्ले कार्ड्स लेकर निषेध करने के लिए डेफिनेटली जाता कि ये ठगी है करके। 1913 में ही शकुंतला देवी जी गुजर गई है, तो वो भी सवाल खत्म हुआ। और उनकी बेटी कोई ये व्यवसाय नहीं कर रही है, उल्टा उसने 2 डेमो अपने ही पिक्चर में रखे। ये मुझे बड़े अचरज की बात लगती है। ये उसके प्रामाणिकता का भी, या फिर आप गिल्ट कॉम्प्लेक्स बोलिए कि मेरी माँ ने इतना लोगों को ठगा है तो थोड़ा सा उसके पीछे का एक रहस्य मैं अनजाने में क्यों ना हो लोगों के सामने रख दूं, ये भी हो सकता है, या उसकी प्रामाणिकता का भी हिस्सा हो सकता है। तो इसलिए इस पिक्चर पर बंदी आनी चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का हिस्सा है, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, उसका मैं बहुत बड़ा समर्थक रहा हूं, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं होगी। हाँ, इसमें अगर कोई ठगी का हिस्सा होता तो महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून का कोई सही माने में उल्लंघन होता तो डेफिनेटली उस पर एक्शन लेने के लिए मैं प्रयास करता, सरकार को भी बाध्य करता। और अभी सरकार बदल गई है, हमारे पुराने मित्र देवेंद्र फडणवीस अभी मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए वो बाबाओं की सुरक्षा करने के फंदे में आज की सरकार नहीं पड़ेगी, तो वो एक्शन भी शायद हो जाती। क्योंकि राधे माँ के बारे में मैंने डायरेक्टली देवेंद्र जी से बात की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुई, शायद उनको समय नहीं मिला उधर ध्यान देने के लिए, ये भी हो सकता है। यानी मेरे लिए जो मुद्दा बहुत महत्व का है, शायद उनके लिए वो मुद्दा इतना महत्व का ना हो, ये भी हो सकता है। या फिर मेरे ही यानी देवेंद्र जी के, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब सब बाबा आकर बैठे थे, तो इतने बाबा जहां बैठकर आशीर्वाद लेकर मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो किसी देवी पर मैं कैसे एक्शन करूं, ये भी सवाल हो सकता है। लेकिन आज के सरकार का ऐसा नहीं है, वहां पर अजित पवार जैसे व्यक्ति है, और आज के सरकार में जो मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे, वो हमेशा अपने ग्रैंडफादर का, प्रबोधनकार ठाकरे जी का नाम लेते हैं, लेकिन एक्शन भी हो सकती थी उस कारण। क्योंकि मेरी जितनी बार उनसे मुलाकात हुई, वो सब शुरुआत ही वो प्रबोधनकार ठाकरे जी से करते हैं। अपने ग्रैंडफादर को बहुत मानते हैं और उनके विचार तो बहुत रैशनल थे। तो मुझे लगता है कि ये सरकार एक्शन लेती अगर वैसी कोई बात इसमें होती तो, लेकिन इसमें कोई जादू टोना विरोधी कानून के उल्लंघन की भी बात नहीं, इसलिए ये करने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा मुझे लगता है कि लोग इस फिल्म को देखें और उसके पीछे का रहस्य जो है बड़े पैमाने पर बाहर आ रहा, वो भी समझ ले, और ये ठग थी ये जान ले, समझ ले, यहां तक ये बात सीमित होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल। हाँ, अगला सवाल ये है, जीनियस इस शब्द का मतलब आप क्या लेंगे, और जीनियस ये अनुवांशिक होता है क्या? नितिन पवार इनका पहला सवाल है। दूसरा सवाल प्रधान राठौड़ इनका है। हाँ,
सवाल तो आपने सुना है। जीनियस इसका भाषांतर हमेशा प्रतिभावान कहा जाता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति जो आम व्यक्ति के तुलना में और कुछ ज्यादा होता है, उसको हम प्रतिभाशाली कहते हैं। यानी जैसे अभी हम दौड़ रहे हैं, पीटी उषा दौड़ रही है, पीटी उषा हमसे ज्यादा दौड़ती है, तो शायद यहां ये शब्द का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये शारीरिक बात है। लेकिन जहां गुणों से संबंधित बात होती है वहां पर इसका हम उपयोग करते हैं। कई लोग गाते हैं, लता मंगेशकर जी भी गाती है, तो लता मंगेशकर जी को हम प्रतिभाशाली कहते हैं। सचिन को हम प्रतिभाशाली कहते हैं। अब सचिन तो टेक्निक वाला आदमी है, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हम प्रतिभा का उपयोग उनके बारे में कर देते हैं। तो हम थोड़ा सा ये शब्द लूजली उपयोग में लाते हैं, लेकिन इसका मूल अर्थ होता है जो दिमाग का, दिमाग में कुछ ज्यादा अच्छे ढंग से जो सोच सकता है, ज्यादा अच्छे ढंग से कुछ क्रिएट कर सकता है, उसको प्रतिभाशाली कहते हैं। संगीतकार प्रतिभाशाली हो सकता है, चित्रकार प्रतिभाशाली हो सकता है, साइंटिस्ट प्रतिभाशाली हो सकता है, साहित्यिक प्रतिभाशाली हो सकता है। यानी जिसमें कुछ क्रिएटिविटी है, ऐसे क्षेत्र में प्रतिभा इस शब्द का उपयोग किया जाता है। घिसी पिटी बातें हैं, किसी मैजिशियन को हम प्रतिभाशाली कहेंगे क्या? अगर वो नए नए टेक्निक उसमें इजाद करता है अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर, तो उसको भी प्रतिभाशाली कह सकते हैं। तो प्रतिभा, जीनियस का मतलब ये होता है जो आम इंसान से कोई नई चीज निर्माण करता है। इसलिए शकुंतला देवी को ये प्रतिभाशाली, जीनियस शब्द का उपयोग करना योग्य नहीं होगा। ये शब्द का अपमान है। रहा सवाल ये जीनियस होना न होना, प्रतिभाशाली होना न होना, ये हेरिडिटरी होता है या फिर ये एक्वायर्ड है, यानी बाद में मेहनत से इसको अर्जित किया जाता है। इसके बारे में बहुत पुरानी बहस है, सैकड़ों सालों से चलते आई है। इसका कोई भी एक सटीक जवाब देना बड़ा कठिन, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि प्रतिभा को एक्वायर ही करना पड़ता है। अब उसकी पॉसिबिलिटीज थी नहीं थी, इसके बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन कोई जन्म से ही प्रतिभाशाली नहीं बनता। जो उसको प्रतिभाशाली हम कहें, उस ढंग का प्रोडक्ट बाहर निकाले, उस ढंग का आउटपुट दे, इसके लिए उसको इनपुट लेना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उसके बिन ये प्रतिभा निखरती नहीं। इसलिए ये पहले से क्षमताएं उसमें थी नहीं थी, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। और ये मेरे अभ्यास का बहुत गहरा विषय रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि प्रतिभा को अनुवंशिक मानना उस प्रतिभाशाली व्यक्ति का अपमान। बाबा साहब आम्बेडकर प्रतिभाशाली थे। अब इसका क्या जवाब देंगे आप? कहां से जवाब लाएंगे? अनुवंशिकता में कहां से ढूंढेंगे? प्रतिभाशाली व्यक्ति कई है। ठीक है, रामानुजन के बारे में आप बोल सकते हो, वो प्रिस्ट फैमिली से थे। अंबेडकर जी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उनके प्रतिभा के बारे में तो कोई डाउट नहीं। कई उदाहरण है ऐसे। मैं एक अनपढ़ व्यक्ति का भी नाम लूंगा,
गाडगे महाराज, उनको प्रतिभाशाली कहना है नहीं कहना है, मैं तो उनको प्रतिभाशाली मानता हूं। जो आदमी स्कूल में नहीं गया, एक क्लास भी नहीं पढ़ा, वो इतनी रैशनल बातें रखे कि अंबेडकर साहब भी उसको मानने लगे, उनको मानने लगे, इतने विद्वान आदमी। तो ये प्रतिभाशाली है, अनुभवों से सीखते गए, लॉजिकल थिंकिंग करते गए, लॉजिकल बातें रखते गए, अलग ढंग से उन्होंने पूरी एक मूवमेंट खड़ी की। यानी वारकरी संप्रदाय की मूवमेंट थी, लेकिन वो अलग ढंग से खड़ी की। पंढरपुर में जाकर भी वो रैशनल बातें करते, धर्मशालाएं निर्माण की, लेकिन एक भी मंदिर नहीं जिंदगी में बात। ऐसे भी संत हुए, एक भी क्लास नहीं पढ़ा। तो इतनी रैशनैलिटी और इतना ज्ञान आया कहां से? जाति के बारे में बोलते वक्त वो बोलते हैं, अरे देवानं जर जाती निर्माण केल्या असत्या, यानी भगवान ने अगर जाति निर्माण की होती तो सबको अलग अलग आंख देता, अलग अलग नाक देता। ब्राह्मण है उसको भी दो आंखें, महार है उसको भी दो आंखें, यानी चमार है उसको भी दो आंखें, तेली है उसको भी दो आंखें, धोबी है उसको भी दो आंखें, हर एक को दो हाथ दो पैर, एक ही जगह से सबका जन्म। ऐसे कैसे होता? ये जातियां भगवान ने नहीं निर्माण की, ये हम इंसान ने निर्माण की। एक अनपढ़ आदमी ने कहना ये प्रतिभा का काम नहीं है, ये प्रतिभाशाली काम है। तो प्रतिभा जन्म से आती है, अनुवंशिकता से आती है, या फिर एक्वायर की जाती है। इसमें एक्वायर की जाती है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी अगर आपको दोनों को मार्क्स देने पड़ेंगे तो आपको एक्वायर करना, मेहनत से प्राप्त करना, मेहनत से उसको बढ़ाना, उसका विकास करना, इसको आपको 90% के ऊपर मार्क्स देने पड़ेंगे। और 10% आपको अनुवंशिकता, जिससे आपका ब्रेन बनता है, आपका हार्डवेयर बनता है, उसको देना पड़ेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि आपका हार्डवेयर ही अगर डिफेक्टिव है, ब्रेन में ही गड़बड़ी है, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ब्रेन ठीक ठाक है तो ही प्रतिभा का उपयोग कर पाओगे, यहां तक ये बात ठीक है। तो इसलिए ये अनुवंशिक होती है, ऐसा जो हमारी पुरानी मान्यता है, उसको ठोस आधार उपलब्ध नहीं है। एक्वायर की जाती है, इसको ज्यादा अच्छे आधार उपलब्ध है। और मैं खुद एक्वायर पर बहुत विश्वास करता हूं, मेरे ही खुद के जीवन के उदाहरण, और ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं, ऐसे कई लोगों को मैंने सही माने में बनाया है। मैं मेरे कॉलेज जीवन तक, उम्र के 20-21 साल तक 4 वाक्य भी ठीक ढंग से बोल नहीं पाता था, और आगे की पूरी मूवमेंट मेरे वक्तृत्व के आधार पर खड़ी हुई। ये चीजें एक्वायर की जा सकती है। अब भाषण देने की कला आत्मसात करना, ये भी प्रतिभा का हिस्सा है, आसान बात नहीं है, उसके लिए भी काफी प्रतिभा चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रतिभा, जीनियस के बारे में जो बातें आपके सामने मैंने रखनी है वो मैंने रखी। जिसमें कुछ नवनिर्माण होता है, कुछ नई बात निर्माण होती है, वो वहां प्रतिभा का संबंध आता है। और शकुंतला देवी ने ऐसी कोई नई निर्माण की जैसी बात हो, ये तो दिखता नहीं है। हाँ, गणित के उन्होंने कोई टेक्निक्स, बाकी टेक्निक्स के आधार पर अगर विकसित किए हो, वो तो लोगों के सामने नहीं है, हमारे सामने नहीं है कि उसके आधार पर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थी, ऐसा हम कह सकेंगे। एक रेक्टिफिकेशन वाली गुड कैलकुलेटर थी, इतना हम कह सकते हैं। नेक्स्ट। अभी कुछ साल पहले कौटिल्य पंडित नाम का एक छोटा लड़का टीवी पे आया था। वो 5 साल की उम्र में भूगोल के कई सवालों के जवाब देता था। तो वो ये कैसे कर पाया? क्या वो भी किसी तरह की ठगी करते थे? ये सवाल है सुशांत कौटकर और गुंताबेन सैंदने का। मित्रों, इसमें ऐसा होता है,
जब ऐसे बच्चे आपको दिखते हैं तो उनके माँ बाप को जरा ढूंढिए। शकुंतला देवी के बारे में क्या हुआ था, यानी पिक्चर में जो बताया और उसके इंटरव्यूज में जो आया, वो 7 साल की थी तब सभी स्कूलों में जाकर डेमो करती थी। उनके पिताजी हर जगह उनको ले लेकर घूम घूम कर पैसे प्राप्त करने के लिए उन पे डेमो करवाते थे। तो कुछ बाप लोग अपने बेटों को बचपन से इन बातों में ट्रेन करते हैं और ये संभव है, और फिर वो बात को बड़े पैमाने पर लोगों के सामने उजागर करते हैं। उनको वहीं तक सीमित दायरे में वो चीजें आती है। अब ये मेमोरी टेक्निक्स मैं सिखा रहा हूं 90 से 91 से, हालांकि देखा जाए, यानी मुझे ही अभी कितने साल हो गए, करीबन 29-30 साल हो गए। पूरे महाराष्ट्र में वर्कशॉप चलते रहते हैं। मेरे अलावा काफी लोग सिखाते, ठीक है, मेरे अलावा बाकी लोग किताबों की नाम नहीं लोगों को बताते, मैं तो किताबों के नाम से लेकर सब बताता। इसके बावजूद इन्हीं टेक्निक्स का उपयोग कर कर लोगों को प्रभावित करने वाले बच्चे हैं। और वो 100 साल की कोई भी तारीख बताता है, तारीख का कोई भी बार बताता है, यानी बिग डेज बताता है। तो भाई ये सिंपल टेक्निक है, कुछ दिनों में आप आत्मसात कर सकते हो इसको। ऐसी वो बातें होती, और आगे चलकर इन बच्चों को आप ढूंढिए, पता भी नहीं चलेगा आप, बहुत सामान्य बच्चे बन जाते हैं। इनको इनके माँ बाप इस ढंग से प्रोजेक्ट करते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे जब बताए जाते हैं तो उनके माँ बाप को हमने ढूंढना चाहिए। अभी मेरे एक डॉक्टर मित्र का लड़का है, डॉक्टर बहुत विद्वान है, डीएम है, एमडी के बाद में जो होते हैं, बहुत ख्याति प्राप्त है। उनका बच्चा तब 5 साल का था और कंप्यूटर इतनी सफाई से हैंडल कर रहा था कि मैं देखते ही बैठा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बहुत रैशनल हो इसलिए आप चुप बैठे हो, आपके जगह अगर दूसरा कोई होता, मैं डेलिबरेटली नाम नहीं ले रहा हूं, आपके जगह अगर कोई दूसरा होता तो ये बच्चे के डेमो करवाता कि बड़े बड़े कंप्यूटर इंजीनियर को जो जमता नहीं है वो 5 साल के बच्चे को जमता है। बोले क्या, जब से पैदा हुआ तब से वो कंप्यूटर के साथ में खेल रहा है, मुझे भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती, वो उसके समझ में आ जाता है। 5 साल के बच्चे के, 6 साल के बच्चे, उन्होंने उसको प्रोडिगी करके नहीं डेमो किया लोगों के सामने, उन्होंने समझ लिया, क्योंकि वो ब्रेन के ही फिजिशियन है, इसलिए शायद। लेकिन ब्रेन के फिजिशियन ऐसी गड़बड़ नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं। तो ये संभव होता है, बच्चे बहुत होशियार होते, जाने दीजिए ना। अभी मेरे भांजियों के छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल में जो चीजें मुझे समझती नहीं, ये छोटे छोटे 3, 4, 5 साल के बच्चे क्या क्या ढूंढते हैं, क्या क्या निकालते हैं, ये भी मेरे मोबाइल में तब पहली बार पता चलता है। और मैं कोई अनपढ़ और गंवार आदमी नहीं। तो बच्चों का दिमाग होता है, जितना उनको एक्सप्लोर करने का अवसर मिलेगा, हमारे जमाने में इतना बड़ा अवसर था ही नहीं कभी, उनको है। तो क्या क्या जानते हैं, कैसा कैसा जानते हैं। तो ये संभव है, ये टेक्निक सिखाए जा सकते हैं, उनका डेमो दिया जा सकता है। लेकिन जब उनकी उम्र से कोई ज्यादा बड़ा काम करता है, ऐसा आपके ध्यान में आएगा, तो उसको प्रतिभाशाली मत समझिएगा, उसको विक्टिम समझिएगा। शकुंतला देवी अपने फैमिली की एक जमाने में विक्टिम थी, ये बात सही है। अब उसके पीछे के उद्देश्य कुछ भी हो, पैसे कमाना उद्देश्य हो, प्रसिद्धि पाना उद्देश्य हो, बच्चों को बहुत बड़ा लोगों के सामने प्रोजेक्ट करना उद्देश्य हो, ये कोई प्रतिभा और बाकी चीजों के लक्षण नहीं मानने चाहिए। कुछ बच्चे किसी क्षेत्र में और ज्यादा रुचि बताते हैं, कुछ काम बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं, ये फैक्ट्स है हमारे जीवन के, बस उतना ही हमने समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट। हाँ जी। अगर ये मान भी ले कि शकुंतला देवी
किसी टेक्निक वगैरह के साथ ये सब बता सकती थी, तो क्या बाकी लोग भी ऐसा कर सकते हैं या आपके साथियों में से कोई ऐसा कभी कर सकेगा क्या? ये इंद्रजीत बगल जी का सवाल है और वैसा ही सवाल उससे जुड़ा सवाल ऐसा है कि अ, आपने ऐसे ही ठगी करने वाले या ऐसे ट्रिक करने वाले कोई और केसेस देखे हैं क्या और उनको कैसे आपने टैकल किया? सेजल फेंडर इनका ये सवाल है। बेसिकली पहला सवाल का जवाब ये है कि ऑलरेडी जब जरूरत थी तब इंजीनियरिंग के, मैंने आपको उदाहरण दिया है, नागपुर के पत्रकारों के सामने वो डेमो उन्होंने बताया। शकुंतला देवी ने जो जो उनके सामने किया था वो सब कर बताया। ये कोई भी कर सकता है। वो तो एमएससी के स्टूडेंट थे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, उनके लिए थोड़ा ज्यादा आसान भी था। लेकिन ये कोई भी 7वीं 8वीं तक का जिसको गणित आता है, 8वीं तक का गणित आता है, वो हर लड़का कर सकता है जो शकुंतला करती थी। लेकिन उसके लिए ये सब टेक्निक हमको स्टेप बाय स्टेप सीखने पड़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करने पड़ेगी। और 13 आंकड़े गुणिला 13 आंकड़े, यानी 13 नंबरी संख्या गुणिला 13 नंबरी संख्या का गुणाकार करना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत भी लेनी पड़ेगी। जैसे मेमोरी टेक्निक्स मैंने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को सिखाया है, उसके डेमो हम करते हैं। आप अभी खड़े हुए ब्लैक बोर्ड पर एक 50 नंबरी संख्या लिखे और 2-3 मिनट बाद वो संख्या आपने गायब कर दी, तो वो संख्या 50 नंबरी संख्या होने के बावजूद सामने का व्यक्ति ध्यान में रखता है और वो आपको इमीडिएट प्रोड्यूस कर बताता है, 2-3 मिनट में ही प्रोड्यूस कर बताता है। कुछ लोगों को 2 मिनट लगते हैं, कुछ लोगों को 3 मिनट लगते हैं और कुछ लोगों को 1 मिनट भी लगता है। और मेरे कुछ साथी है, कमल जैसे, क्षितिज जैसे, लिखते लिखते ही ध्यान में रख लेते हैं। यानी इधर आपने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पर, पोज डाली है, बता देंगे वो, इतने समय में उनका हो जाता है। तो कम ज्यादा समय लगता है, लेकिन ये डेमो हम देते आए हैं मेमोरी टेक्निक्स, क्योंकि वो महत्व के है। उसका उपयोग अभ्यास से लेकर सब जगह होता है, इसलिए मैंने उसको महत्व दिया। वो डेमो भी हम लोगों के सामने करते गए। लेकिन मुझे ये ट्रेचनबर्ग स्पीड सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स की इसके डेमो करने चाहिए, ये लोगों को सिखाना चाहिए, इसके पहले नहीं लगा था। कैलकुलेशन से स्पीडीली कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। आजकल हमारे हाथ में कैलकुलेटर होता है, मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, तो इसकी जरूरत क्या है फालतू का कुछ समय बर्बाद करने का। जैसा मैंने डेट्स याद रखने को महत्व नहीं दिया, यानी अमुक डेट को 50 साल पहले की अमुक डेट को कौन सा वार था, पर ये क्या जरूरत है इसकी? ये ठीक है, टेक्निक है, अच्छा है, टेक्निक सीख लिया, सिखा भी दिया, लेकिन उसको याद रखने की क्या आवश्यकता है? तो मैं थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिकली विचार करता हूं। रहा सवाल शकुंतला देवी जैसा डेमो दे पाएगी क्या, आप में से कई लोग दे पाएंगे। जिनको ऐसा लगता है कि मुझे इस ढंग से अपने आप को विकसित करना है, वहां तक पहुंचना है, तो आप मेहनत लीजिए, अड़चन आएगी तो मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। वैसे भी मैंने जाहिर किया है कि इसका एक वर्कशॉप लेने वाला हूं। जिन लोगों को रुचि है वो सीखेंगे और अपने आप को बनाएंगे उसमें एक्सपर्ट। अब मुझे बड़े बड़े जादूगर लोग जो ट्रिक्स करते हैं उसका पता है, लेकिन मैं वो ट्रिक्स करते नहीं बैठता हूं, उनसे कॉम्पीट नहीं करते बैठता, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है लोगों तक ज्ञान पहुंचाने का, लोगों को अवेयर करने का। इस बात को मैं कभी भूलता नहीं। मैं अपने आप को मैजिशियन नहीं बनाता, उनकी जगह पर जाकर बैठने का नहीं सोचता। मेरा काम है लोगों में ज्ञान बांटने का, लोगों को अवेयर करने का, लोगों को जागरूक करने का। वहीं तक मैंने अपने आप को सीमित रखना चाहिए, तभी तो इस काम को महत्व प्राप्त होगा। मेरे काम को, यानी मैं महत्व नहीं दूंगा तो और कौन देगा मेरे अलावा? मैं अगर खुद ये करने बैठूंगा तो कैसा होगा? रहा सवाल ऐसे किसी लोगों को आपने एक्सपोज किया है क्या? मेरे सामने जो लोग जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में, ये मिथ्स मैंने काफी कम कर लिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफी लोग ऐसा दावा करते थे, सुपर कंप्यूटर आपका ब्रेन बनेगा,
मैं इन शब्दों की खिल्ली उड़ाता था। अब मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट इस विषय पर ही कम से कम महाराष्ट्र में जो भाषण हुए होंगे, वो कम से कम 7-8 हजार भाषण हुए। हर भाषण में मैं इसकी मजाक उड़ाता हूँ। ये तो सुपर कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल टेक्निक से आप सब आत्मसात कर सकते हो। तो इसको आप एक्सपोज करना बोलेंगे, उसकी मिथ कम करना बोलेंगे, उसके पीछे का रहस्य कम करना बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वो बोलेंगे। लेकिन यहाँ एक्सपोज़र की कोई बात नहीं थी क्योंकि टेक्निक तो वही होते हैं, वही टेक्निक सिखाए जाते हैं। उसके पीछे थोड़ा-सा अलग आवरण लोग व्यवसाय के कारण करते हैं क्योंकि वो केवल व्यावसायिक होते हैं, उन पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है। लोगों का प्रबोधन करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, फिर लोगों का भला करने में एक हिस्सा अपन ने रखना चाहिए। ये मान्यता की उनको ज़रूरत नहीं, वो पैसे का सोचते हैं और पैसों के बारे में लोगों का आकर्षण बढ़ाने के लिए झूठ-मूठ बोलते भी हैं। बाकी ऐसे इस ढंग के कोई आज तक मिले नहीं। शकुंतला ही पहले मेरे जीवन में मिली थी और उसका एक एक्सपोज़र तो हमने ज्योतिष का किया, दूसरा एक्सपोज़र वो जाने के बाद किया और वो खुद तो वापस आने वाली नहीं थी भारत में। फिर आ गई वो बात अलग है, लेकिन उसने तो डिक्लेयर किया था, जो छुप कर भी आया था कि अभी वो न्यूयॉर्क में जा रही है और फिर से कभी भारत में लौट कर नहीं आ रही क्योंकि भारत रहने के लायक देश नहीं है। तो आपको अगर इसमें रुचि है, तो आप इसको खुद डेवलप कीजिए। कुछ अड़चन आती है तो डेफ़िनेटली आप मुझसे संपर्क साधिए, मेरे टीम से संपर्क साधिए, आपको मदद मिलेगी। और जब कभी मैं इस विषय का वर्कशॉप लूँगा, तो वर्कशॉप में तो सभी चीज़ें, सभी टेक्निक्स आपको सिखाए जाएँगे। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, आशुतोष नाम के एक बाबा है। उनकी मृत्यु 5 साल पहले हो गई, पर उनके भक्तों का विश्वास है वो समाधि पर है और उन्हें फ्रीज़र में डाल के रखा है और भक्तों को उम्मीद है वो फिर से ज़िंदा हो जाएँगे भक्तों को मार्गदर्शन देने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है? अमिंदर सिंह इनका सवाल है। सवाल आपने सुना है, एक बाबा है, 5 साल हो गए उनके मृत्यु को, फिर भी भक्तों की धारणा है, श्रद्धा है कि वो ज़िंदा हो गए। ऐसे भक्तों की बहुत दया आती है। बाबाओं ने उनको कितना बुद्धि से निर्बल बना दिया, ये उसका उदाहरण होता है। एक बार किसी की मृत्यु होने के बाद में वो कभी जिंदा नहीं होता है। ये प्रश्न सुनते ही मेरे दिमाग में फटाक से पुराने कुछ उदाहरण याद आए। एक वेंकटनाथ महाराज कर बड़े महाराज थे। मराठवाड़ा में देवगांव रंगारी ये जो जगह है, वहां पर नाथ संप्रदाय की गद्दी है, उस गद्दी पर ये बैठे हैं। बड़े नाथ संप्रदायी बाबा माने जाते हैं। इनका काफी बड़ा भक्त समुदाय था। जब मैंने उनको एक्सपोज किया तो मेरे तरुण भारत के संपादक, मैं जाता था क्योंकि तरुण भारत में मैंने पहले काम किया था, दीबा घुमरे उनके संपादक थे। तो ऐसे ही बोलते बोलते, क्या रे आजकल क्या किया, कौन से बाबा को एक्सपोज किया? तो मैंने कहा वो देवगांव और रंगारी वाले जो है ना, वेंकटनाथ महाराज, उनको एक्सपोज किया। अरे क्या बात कर रहे हो, उनको एक्सपोज किया था? हाँ। देवगांव रंगारी वाले? हाँ। वेंकटनाथ महाराज? हाँ। फट से गए और तरुण भारत की लाइब्रेरी से एक किताब लेकर आए, मुझे किताब बताई, फोटो बताया, यही महाराज? मैंने कहा हाँ, इन्हीं को एक्सपोज किया। अरे कितने बड़े महाराज है, तेरे को मालूम है क्या? तरुण भारत के मूल संस्थापक गत्रिय माडखोलकर, जो बहुत बड़े साहित्यिक थे महाराष्ट्र के, वो भी उनके भक्त। और फिर उन्होंने भक्त की और उस पोथी को प्रस्तावना है उसकी पूरी की पूरी लिस्ट दी। ये हिस्सा जो मैं आपको बता रहा हूं वो पोथी के बाद का हिस्सा है। अकोला शहर में एक एडवोकेट चौधरी, ये महाराज के बहुत भक्त, उनके बेटे को एपिलेप्सी की बीमारी थी। बेटी भी महाराज को बहुत मानती थी। एपिलेप्सी की बीमारी भी महाराज के मेडिटेशन से ठीक हो जाएगी, ये लोगों का विश्वास, उनके घर के लोगों का।
दवाइयां एपिलेप्सी में रेगुलर लेनी चाहिए, दवाइयां ली नहीं। कुएं पर पानी निकालते निकालते उसको एपिलेप्सी की फिट आ गई, कुएं में गिरा, मर गया। लेकिन जो बहन ये वेंकटनाथ महाराज को मानने वाली बहन थे, वो लोगों को हाथ ही लगाने ना दिए उसके प्रेत। महाराज बहुत बड़े प्रति परमेश्वर है, वो इसको जिंदा करेंगे। कुछ दिन इसमें निकल गए, ना उस बच्चे को उठाने देते थे, ना उसके प्रेत का कुछ जो करना है करने देते थे। मेरे संगठन के विदर्भ के प्रमुख डैडी देशमुख, एक अकोला के बहुत महत्व के व्यक्ति, उन्होंने ये सब किस्सा सुनाया एक प्रोग्राम में। फिर वो गए, उस फैमिली के साथ में उनके अच्छे संबंध थे, बहुत समझाया बुझाया, उस लड़की को फिर वहां से हटाया गया और फिर जाकर उस प्रेत की जो भी प्रक्रिया करनी थी वो प्रक्रिया पूरी। और ये लड़की महाराज को बार बार फोन कर रही है, महाराज फोन पर नहीं आ रहे हैं। वो बोले महाराज कुछ मेडिटेशन में है इसलिए फोन पर नहीं आ रहे हैं। वो फोन पर आते ही तुरंत इस बच्चे को यानी मेरे भाई को जिंदा कर देंगे। तो ये भक्तों की श्रद्धा होती है और इसके लिए महाराज लोग बहुत जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि ये सभी अंधविश्वास उन्होंने कूट कूट कर उनमें भरे होते हैं, झूठ मूठ के सहारे भरे होते हैं। तो ये बेचारे सब भक्त लोग हैं, इनकी बुद्धि को इतना अधू बनाया ये महाराज ने, इसके ये परिणाम है ये मानकर हमने चलना है। एक बार इंसान मरने के बाद में कभी जिंदा नहीं होता, और इतने 5 साल होने के बाद। हाँ, हमारा हृदय अभी बंद पड़ गया ऐसा हमको लग रहा है और कुछ घंटों में फिर से वो शुरू हो गया, क्योंकि बेसिकली वो बंद पड़ा ही नहीं था। ये संभव हो सकता है, यानी कुछ घंटों तक इंसान जिंदा नहीं रहता, वो मतलब मत निकालिए इसमें से। कभी कभी लोगों की गलतफहमी हो जाती है कि इंसान मर गया और वो मरा नहीं होता है, ऐसे कुछ केसेस होते हैं। लेकिन एक बार आपने पूरी तरह से डॉक्टरी जांच कर ली और मरा हुआ इंसान है और फिर से वो 5 मिनट के बाद जिंदा हुआ, क्योंकि 4-5 मिनट मिलते हैं फिर से हृदय शुरू करने के लिए, उसके पहले अगर आप फिर से हृदय शुरू कर सके तो शायद इंसान फिर से जिंदा रह सकता है। ये आज का साइंस हमको कहता है। तो ये बात अगर 5 साल हो गई है तो बात ही खत्म हो गई है। ये केवल अंधविश्वास की बात है, वो व्यक्ति फिर से जिंदा होने की संभावना किसी भी हालत में नहीं है। तो मित्रों अभी 11 बजे हैं, मैं जानता हूं आपके बहुत सवाल आए हैं, सवालों के काफी जवाब रह गए हैं। कल का प्रोग्राम 1.5 घंटा था, आज का प्रोग्राम 2 घंटा तक चला, मुझे मालूम है, क्योंकि ये विषय मुझे 2 ही सेशन में खत्म करना था और बहुत विस्तार से और बारीकी से ये विषय मुझे आपके सामने रखना था। इसलिए क्वेश्चन आंसर को समय कम मिला। नेक्स्ट टाइम अब सवाल जवाब चलते रहेंगे, रेगुलरली होता रहेगा। अगले शनिवार रविवार को भी शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम्स होंगे, उसके विषय आप तक पहुंचाए जाएंगे। कोविड-19 के बारे में मुझे बोलना चाहिए, ये आप की तरफ से आया था, वो उसका भी मैं वो विषय लेने वाला हूँ। बाकी डिटेल्स आप तक पहुंच जाएंगे। तो मित्रों आपने बहुत शांति से ये सब बातें सुनी, इसलिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं एक आह्वान करूंगा हमेशा जैसा, कि जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, शेयर भी कीजिए, लाइक्स भी कीजिए। सेम थिंग फेसबुक के बारे में कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया का एक हिस्सा बनिए। ये आह्वान कर कर मैं यहाँ रुकता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।